ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के पहले सालगिरह के जश्न पर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। बर्थडे पार्टी, फर्स्ट बर्थडे पार्टी of our government. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. രാജ്യം ഭരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനിച്ച സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാളാണ്. The NDA government is celebrating their birthday. NDA സർക്കാർ അവരുടെ ഒന്നാം വാർഷികം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So I would like to come on behalf of the Congress party, I would like to officially wish the Suit Boot Sarkar a happy birthday. हिंदुस्तान में अमूमन इस तरह की तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। खैर राजीव जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा हमारे खास मेहमान, अभी तक हम उनको चर्चा में जोड़ नहीं पाए, वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी के इस जो ट्रांसलेशन वाला जो बयान उनका आया है सामने, उस पर जरा आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। कुछ आप उस पर बयान दें अपने, फिर हम चर्चा पे वापस लौटें। साकेत जी, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम थी राहुल जी के, जरा बताएंगे क्या बयान दिया था? दरअसल केरल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन इंग्लिश में बोल रहे थे और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटर उन्होंने रखा था जो वहां के स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके उन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। इस जो तरीका जो अपनाया गया है, इस तरीके पर सवाल है मेरा आपसे। देखिए साकेत जी, ये तरीका नरेंद्र मोदी ने भी अपनाया था केरल में, आपको ध्यान हो, जब शुरुआत थी उनके कैंपेन की, प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था जब बीजेपी का, तो वो उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। एक मंदिर में मेरा ख्याल है उन्होंने भाषण दिया था, तो 2 लाइन बोलते थे तो पीछे में वो केरल की भाषा मलयाली में उसका ट्रांसलेट किया था उन्होंने जी, नरेंद्र मोदी ने। तो राहुल जी ने भी उसका अनुसरण किया है। देखिए, थाईलैंड की यात्रा के बाद कुछ मैच्योरिटी आने लगी है राहुल गांधी में, और इसमें बुरा भी नहीं है अगर ट्रांसलेट हो जाए तो, मैं जो समझता हूँ जी। और बाकी रही बात सरकार के 1 साल के जश्न की जी, आज का युग जो है मार्केटिंग का युग है, और नरेंद्र मोदी सफल मार्केटियर है जहाँ तक हमने देखा है, समझा है जी। पहली बात ले लीजिए, इनके विदेशी दौरों को लेके जो शोर हो रहा है, यूपीए फर्स्ट का जो पहला साल था जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पहले साल में 35 दिन लगाए थे विदेशी दौरों में जी, और नरेंद्र मोदी ने 41 दिन, 6 दिन का फर्क है। लेकिन शोर ज्यादा किसका है? नरेंद्र मोदी का जी, क्योंकि उनको अपनी ब्रांडिंग करनी आती है। बाहर में जो शोर मचाता है, मनमोहन सिंह के टाइम में ऐसा नहीं था, वो चुपचाप जाते थे और चुपचाप वापस आ जाते थे। उन्होंने क्या कहा, क्या वहां पे हुआ, प्रतिक्रियाएं हुई, तो हम उनसे अनजान थे। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी जो योजनाएं हैं, जैसे जनधन योजना है, तो ये यूपीए के समय भी थी, लेकिन इसकी मार्केटिंग हो नहीं पाई तरीके से। और खाते जो खोलने का लक्ष्य था, उसमें एक बात और भी रही थी कि बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए थे उस समय कि हम इस तरह की चीजें, स्कीम लागू नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की खासियत ये है कि उन्होंने सभी बैंक के चेयरमैन को बुलाया, मीटिंग की, और उन्होंने एक टारगेट दिया, फिक्स किया कि हम ये चाहते हैं ऐसा जी, तो उसका परिणाम सामने है। और दूसरी बात, कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार नहीं बता पा रही है, और विपक्षी पार्टी भी नाकाम है बताने में सरकार को घेरना कहाँ पे है। देखिए, गैस की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में आएगी। बीजेपी का जो कैंपेन था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये कहा था कि ये गलत है, सीधी क्यों जाए खातों में, हम वैसे ही देंगे सब्सिडी। लेकिन वही यूपीए की जो योजना है, एनडीए भी उसी को आगे बढ़ा रही है। आधार कार्ड स्कीम देखिए आप, आधार कार्ड में एक बड़ा इशू उठा था कि जो आधार कार्ड स्कीम लागू करने वाली एजेंसी है, उस पे आरोप लगा था कि डाटा चोरी हो रहा है, यूएसए में जा रहा है, यूरोप के कंट्रीज में जा रहा है, हमारी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है लोगों की, वो विदेशों में जा रही है। लेकिन बदला क्या? इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आई क्या? लोग वही हैं, एजेंसी भी वही है। अब आते हैं प्रदेश सरकार के ऊपर। मुझे लगता है कि 1 साल में काफी काम तो हुआ है
केंद्रीय लेवल पे, लेकिन राज्य सरकार के लेवल पे हम क्या पाते हैं? एक सरकार सिर्फ एक राग अलाप रही है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार कम होने का मतलब ये है कि काम भी नहीं हो रहे लोगों के। भ्रष्टाचार के ना पैसे रिश्वत ना लेने के नाम पे लोगों के काम अटके पड़े हैं। ऑफिसर ये कहते हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे तो काम भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से कम हुआ, लेकिन काम हुआ क्या? पक्ष भी आपने उठाया है और जनता काम भी जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया अमित जी, ठीक है, हम आपके पास वापस लौटते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको भी याद होगा संसद के अंदर आपके उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर कहा था कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दौरे पर है। सवाल यहाँ पर अमित नेहरा जी ने भी एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कि आप यूपीएफ 1 की जो पहला साल उसका था, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 35 दिन तक विदेश यात्रा की थी, यहाँ 41 दिन तक, महज 6 दिन का फर्क है। तो फिर सवाल आखिर आप इतना क्यों उठा रहे हैं? और ऐसी बात नहीं है कि विदेश नीति में नाकामयाब साबित हो गए। इस चीज को जज करने के लिए अभी एक लंबा अरसा होगा जब हम जज कर पाएंगे कि उनकी जो विदेश नीति रही उसका कितना फायदा मिला या कितना नुकसान हुआ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रचार बहुत करते हैं, जो असली मुद्दे हैं वो उनको टच नहीं कर रहे। जो वायदे किए थे इन्होंने लोगों को, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। जो चुनावी घोषणा पत्र है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। जनधन योजना इन्होंने की थी लागू, आज उस जनधन योजना में 15 करोड़ लोगों के खाते खुले हैं, लेकिन आप देख लेना 2 साल के बाद 14 करोड़ लोगों के खाते बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये इसलिए लोगों ने जनधन योजना में खाते खुलवाए थे कि नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं 15-15 लाख रुपए काला धन लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए हर आदमी को दूंगा। लोगों ने सोचा था ले सीधा खाते में आ जाएंगे, इसलिए खाते खुलवा लिए। लेकिन उस खाते का फायदा क्या जब सरकार ने उस खाते में 1 रुपया भी नहीं डाला। तो आप तो खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कि 2 साल के बाद होगा ये, क्या पता 2 साल के बाद चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाए। इस चीज का आकलन कैसे हम आज बैठे बैठे कर सकते हैं कि 2 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? हो सकता है स्थिति और बेहतर हो जाए। आज जिन वादों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया, हो सकता है 2 साल आते आते ऐसी तस्वीर आ जाए कि उन सभी वादों पर आधा से अधिक काम हो चुका हो। तो 2 साल के बाद क्या होगा नहीं हम जानते, मौजूदा स्थिति की हम बात करेंगे। राजीव जेटली जी, सवाल यही है कि ठीक है, जो मैनिफेस्टो में आपने बात किया था, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की बात हो या फिर काले धन की बात हो, इन तमाम चीजों पर क्या हम भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न इसे समझें कि अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ है और उस बात को भूला नहीं जा सकता कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि यह तो चुनावी जुमला था? देखिए साकेत जी, सबसे पहले तो मैं हुड्डा साहब की बात का जवाब विदेश नीति से शुरू कर देता हूं। इंडिया का आई हर जगह पे कमजोर हुआ, उसके साथ कुछ लगा तो एनिमी लगा। हमारे जो मित्र देश थे इस 10 सालों के अंदर सारे देश हमारे दुश्मन हो चुके थे। एक देश का नाम बता दें जो आज भी कह सके हमारा मित्र देश था। आज मोदी जी ने सबसे बड़े दुश्मन देश चाइना तक को भी कन्विंस कर लिया भारतवर्ष की तरफ। जापान से चिप टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40% बढ़ा दी। सुनते रहिए मेरी बात को, 40% फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। आई ब्रिक एक शब्द है जो 4-5 कंट्रियों से मिलकर बना, उसमें से आई हटा दिया गया था। और आज ये बताइए, आज देश भर के अंदर 10,000 करोड़ रुपए, जो सबसे प्रॉफिटेबल हमारी पीएसयू थी, बीएसएनएल जिसको कहते हैं, जो 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में चलती थी, आपकी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिली भगत के चलते 7,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। आपको फॉरेन पॉलिसी की एबीसी नहीं पता। और दूसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहता हूं, 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के हमारे को दूसरे देशों से न्योते आए हैं, प्रपोजल आए हैं। आपको जानकारी किसी बात की नहीं है। आपने 4-5 लोगों ने मिलकर, 40 तो आपके पास टोटल सांसद है, उसमें से 4-5 लोगों ने मिलकर पॉलिसी बना ली कि इस देश का विकास नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे। आपके विरोध से देश रुकने वाला नहीं है। अब देश ने आगे बढ़ना है। ये झूठ की राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूं आपकी सरकार के बारे में, के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आपकी सरकार के बारे में। एक भी ऐसी बात बताइए, खुली चुनौती देता हूं, आप एक भी बात बताइए। आप प्रोडक्शन की बात करिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, फॉरेन पॉलिसी की बात करिए, डिफेंस पॉलिसी की बात करिए, डिफेंस प्रोडक्शन की बात करिए। आपको एबीसी मालूम नहीं, आप टीवी में बैठकर मेरे से चर्चा कर रहे हैं और आप ये बता रहे हैं। आप बताओ ना, रोहतक में अभी लाइट नहीं है, जवाब देते हैं आपको। रोहतक में अभी लाइट नहीं है। ठीक है, आप दोनों की बात लौट के अत्रे साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ना गांव में लाइट है। देखिए अमन, सबसे पहली बात तो ये है, मैं दोबारा से एक बात रिपीट करूंगा और कहूंगा राजीव इस बात पे जरूर गौर करें
जिस इंसान का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस इंसान का अस्तित्व नहीं है, अगर आप उसके अस्तित्व ना होने का एग्जांपल देके अपने आप को सार्थक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कतई मूर्खता है। अरे कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो चुका है, आप उनको एग्जांपल मत लीजिए। बट पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि आपने अभी एक बात बोली चाइना को लेकर। राजीव जी, चाइना के प्रेसिडेंट जब हिंदुस्तान में आए, आप उनको झूला झुलाते रहे, लेकिन वापिस जाके $36 बिलियन का व्यापारिक समझौता उन्होंने पाकिस्तान से कर लिया। यहाँ पे आपकी कौन सी कामयाबी है, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ, और आप फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। चाइना और पाकिस्तान से कर रहे थे। आप सुनिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। स्टेटमेंट है, मैकमोन लाइन को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अरे आप बात, जवाब देता हूँ मैं आपको। आप बताइए कि एक साल में जो आपने चुनाव के दौरान वायदे किए थे, क्या उसमें से कोई एक वायदा पूरा किया? हमने सभी वायदे पूरे करे। चुनावी रैलियों में बोलते थे, क्या उसको उसमें से कुछ आपने पूरा किया? आप सीधा सीधा, जिस तरह से अभी नेहरा जी बात कर रहे थे, ब्रांडिंग करने का आर्ट मोदी जी जानते हैं। ब्रांडिंग की केवल अपनी बातों से देश की जनता को बरगलाया, और वो बात एक साल बाद पूर्णतया साबित हो गई है। मैं आपसे ये उम्मीद, अत्री भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। आपके अलायंस और आपके पारिवारिक नेता जिसको कहते हैं आप, आज उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ करी है। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं, एक बात भी मैंने ऐसी नहीं कही है आपको। मैं आपसे कह रहा हूं 22 हजार चाइना का जिक्र किया था, मेरी चाइना का जिक्र किया था, मैंने बात सुन लीजिए, समझौता $36 बिलियन मेरी बात का जवाब दीजिएगा। झूला आप झुलाते रहे, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, 22,000 सर्कल किलोमीटर, 22,000 सर्कल किलोमीटर तारे इतिहास में नहीं बिछी थी। कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं जब हमने ना किया हो? 22,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं थी, कैसे कर सकते हैं जब हमने ना की हो? ट्रांसमिशन सिस्टम हिंदुस्तान का खराब था, इसलिए सरप्लस बिजली मध्य प्रदेश और गुजरात से दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती थी। हमने करा, कैसे बोल सकते हैं अगर हमने ना किया हो? हमने हर चीज की ब्रांडिंग उसके तथ्यों के साथ करी है। हम हवा में बात नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमें तथ्यों के साथ बोलते हैं। अब हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, खुली चुनौती देता हूं, एक एक करके पॉइंट पे बात कीजिए। आप बताइए आपकी बिजली कैपेसिटी कितनी थी, मैं बताता हूं हमारी कितनी थी। आप बताइए आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, हम बताते हैं हमारी क्या है। आप बताइए, हम 1 साल वर्सेस 10 साल की बात कर रहे हैं। आप बताइएगा, 10 साल वर्सेस 10 साल की बात नहीं कर रहे अभी। हम 1 साल के अचीवमेंट में हर आंकड़े में आपसे ऊपर जाकर खड़े हो गए। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं हमारे से? ठीक है, जो सवाल मैंने राजीव जेटली जी आपसे किया था कि कुछ चुनिंदा चीजें हैं कि विदेश नीति को आम भारतीय भी उतना बखूबी नहीं समझ पाता जितना कि राजनीतिज्ञ समझते हैं, लेकिन सवाल जिन जिन बातों को लेकर के चुनावी दौरे किए जा रहे थे, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, काला धन, क्योंकि हर इंसान को ये कहा गया, हर भारतवासी को ये कहा गया कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये बात उसके जहन में घर कर गई कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती तो मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे। उसे नहीं पता कि आप जब यूएस का दौरा कर रहे हैं, आप जब चाइना का दौरा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बातें हो रही हैं, क्या डील फाइनल हो रहे हैं, उससे उसको लेना देना नहीं है। उसको फौरी तौर पर राहत चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का आवाम फौरी तौर पर राहत चाहता है। उसको वैसे वादों से मतलब मैं आपको साकेत जी इस बात का जवाब देता हूं। काले धन के ऊपर बहुत बार बोल चुकी है कांग्रेस पार्टी। एक एग्रीमेंट किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही, जिसमें यह बताया गया था कि जो भी नाम अगर वो सरकारें हमारे को देती हैं और हम उसे उजागर कर देते तो हमारा एग्रीमेंट उसी टाइम पे लैप्स कर जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी बार बार हमें क्यों जोर दे रही है कि आप नाम बताइए? वो इसलिए दे रही है ताकि अगर नाम इन्होंने बता दिए तो इनका एग्रीमेंट लैप्स हो जाएगा और उसके बाद जो इनका काला धन पड़ा है वो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। इनकी स्ट्रेटेजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। राजीव जेटली जी, सवाल ये है कि अगर आप इस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एग्रीमेंट तब भी था जब आप चुनावी दौरे कर रहे थे, जब आप लोगों से वोट मांग रहे थे, तब भी ये एग्रीमेंट था। हम काला धन ला रहे हैं साकेत जी, हम नामों को अभी उजागर इसलिए नहीं करना चाहते। 100 दिन का टारगेट दिया था राजीव जेटली जी, अगर आपको याद हो कि 100 दिन का टारगेट था, 100 दिन का टारगेट था, 365 दिन हो गए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और डायरेक्शन के बावजूद 2 साल तक कांग्रेस ने काले धन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। हमारी सरकार ने आते ही मात्र पहले महीने के अंदर एसआईटी गठित करी और हमने काले धन के ऊपर बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है। लेकिन अभी हम नाम नहीं बता सकते। अगर चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं के नाम बताओ तो हम ताकि इनके नेताओं का काला धन वहीं का वहीं पड़ा रह जाए। आज 1 साल में कुछ भी तो नहीं है। अरे आपका काला धन लाएंगे, हमारी गारंटी है। आपके
जितने नेताओं का काला धन पड़ा है वो सभी हिंदुस्तान की जनता के पास पहुंचेगा फिर और आपके बहुत राष्ट्रीय- जल्दी पहुंचेगा, आप देखिएगा। आपके राष्ट्रीय मामले अध्यक्ष को में इस कुछ भी बात नहीं किया को आपने। कहने की जरूरत क्या थी आपने कि ये तो झूठ चुनावी बोलने के जुमला अलावा था। किया क्या? उन्होंने यही बात कही, टेक्निकली काला धन भारतवर्ष के अंदर कैसे आएगा, किन माध्यमों से आएगा। आज देखिए जिस तरीके से एक सरकार ने, एक देश ने कुछ नामों को उजागर किया, वो उनकी अपनी देन थी कि उन्होंने अपनी तरफ से उजागर तो किया। लोग कैसे लेकिन भरोसा हमारा जो करेंगे? म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके अगर हिसाब से हम राजीव वो नाम जेटली जी- उजागर अभी नहीं कर सकते हैं। राजीव जो जेटली हुड्डा जी- साहब चाहते हैं कि नाम उजागर हो और हमारे नेताओं का काला धन वहीं राजीव का वहीं जेटली बच जी, जाए। अगर अगर अमित शाह जब चुनाव का वक्त था और उस समय दौरे हो रहे थे, उस समय अमित शाह भी बड़ा जोर शोर से इस बात का जिक्र करते थे काला धन लाएंगे और हर भारतवासी के खाते में 15 लाख होगा। वही अमित शाह अगर ये कह देते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था, तो भरोसा तो डगमगाएगा। ऐसे में आप इस बात का जवाब दीजिए ना कि ऐसी बातें कहने की जरूरत क्यों पड़ी। साकेत जी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं बख्शेगी। काला धन हिंदुस्तान में जरूर आएगा और एक लीगल चेन से आएगा। आज जिस तरीके से गली कूचों में नारे लगा के ये हमसे उगलवाना चाहते हैं कि नाम बताइए ताकि वो एग्रीमेंट खत्म हो जाए और काले धन का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। हम जब तक काला धन लेकर नहीं आएंगे तब मेरे तक हम सवाल का चैन से जवाब सांस नहीं मिल रहा। लेंगे। मेरे सवाल का जवाब अभी भी राजीव जी नहीं मिल रहा है, हालांकि वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन फिर भी मैं अपने सवाल को दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगा कि आखिर क्यों कहा गया था कि 100 दिनों के अंदर हम काला धन लेकर आएंगे। जो टेक्निकल चीजें थी, जो फंस रही थी, जो पेच थी, क्या भारतीय जनता पार्टी जानने के बावजूद उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर सिर्फ और सिर्फ लोगों का वोट खींचने के लिए 100 दिन का जिक्र कर रही थी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर ब्रेक के बाद भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।